हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 8 दिसंबर 2020 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल एंड आइडिया पेज से डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल पेज पे अगर देखें तो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट ट्रस्ट एंड द आईआईएम्स। ठीक है, इसमें अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी कुछ एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है कि कैसे भी करके आईआईएम्स में कुछ कोर्सेज हैं जिनमें पर्टिकुलर यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि 1 ईयर कोर्स, 1 साल का एक कोर्स जो कि एमबीए डिग्री के इक्विवेलेंट या एमबीए डिग्री उसके बेसिस पे दी जाती है, तो उस पर सवालिया निशान उठाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू एक अपील की जा रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, जिस तरीके से प्रीवियसली जब स्मृति ईरानी फर्स्ट एनडीए के टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर बनी थी, वैसे तो एचआरडी मिनिस्टर थी, अब एजुकेशन मिनिस्टर तो अब होने लग गए, एचआरडी मिनिस्टर बनी थी उस टाइम पे, तो उन्होंने भी बहुत इंटरवीन करने की कोशिश की थी ये जो एमिनेंट हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी फंक्शनिंग में। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या तो ऑटोनॉमी प्रोवाइडेड है, कौन सा एक्ट अवेलेबल है और क्या अभी आगे वे फॉरवर्ड हो सकता है जिससे कि हमारे ये जो एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी क्वालिटी मेंटेन रह सके। ठीक है, आर्टिकल देखेंगे, अच्छा आर्टिकल है और मैटर करंट इशू है उससे रिलेटेड है। ये वाला आर्टिकल है दैट इज़ इन द ओपन। अभी जो फाइज़र कंपनी है उसको एमरजेंसी प्रोविजंस के बेसिस पे जो एमरजेंसी यूसेज वाला जो प्रोविज़न है, फाइज़र का जो वैक्सीन है उसको अवेल करा दिया गया यूके के द्वारा, यूएसए। अब फाइज़र कंपनी जो है वो इंडिया में भी कहीं ना कहीं अप्रोच कर रही है रेगुलेटर जो है डीजीसीआई, उनसे बात करने के लिए कि भाई आप हमें अलाउ कर दो कि हम यहाँ पर भी हमारे काम कर सकें और वैक्सीन अवेल करा सकें। तो यहाँ पर बात आती है ट्रांसपेरेंसी की। बस एक पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये इमरजेंसी वाले प्रोविजंस है ना, वो यहाँ पर अभी एक्ट्स में अवेलेबल नहीं है, ना इनके बेसिस पे कोई काम हुआ है। इवन यूके या फिर यूएसए की बात भी करें तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस है ना वैक्सीन को लेकर के कि हाँ भाई अभी इमरजेंसी आ गई, जल्दी से वैक्सीन अवेलेबल हो जाए तो हम सबको वैक्सीनेट कर दें और बीमारी से बचा सके पूरी जनता को। तो वो प्रोविजंस यूएस और यूके में भी ज़्यादा पुराने नहीं है। यूके में जहाँ 2009 का है तो यूएसए में 2012 का है, ऐसा कुछ ही है इन दोनों का, तो ज़्यादा पुराना नहीं, 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है इनके पास में। तो हमारे ये प्रोविज़न नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पर रेगुलेटर को ध्यान ये रखने की ज़रूरत है कि एक ट्रांसपेरेंट मैनर में वैक्सीन्स अवेलेबल हो सके। ठीक है, बाकी चीज़ें वही है जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ काम का बचा नहीं है। ये वाला आर्टिकल है सिंगापुर में जो अभी कल्चर्ड मीट को अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, सिटी स्टेट है सिंगापुर, एक छोटी सी एक सिटी जो अपने आप में कंट्री है। ठीक है, तो उसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है, जो चीज़ें हम ऑलरेडी एक्सप्लेन पेज पर डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हो प्रीवियस जितने भी एक्सप्लेन डिस्कशंस हैं उनमें से एक में मिल जाएगा। बाकी चीज़ें क्या है, इंडियन पर्सपेक्टिव में है। इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या, सॉरी, इस तरीके से कि भाई एक यहाँ पर एक फैक्टर ये आ गया कि एक नॉन वेजिटेरियन कल्चर्ड मीट को खाएगा तो उसको ना तो किसी एनिमल को किल करना पड़ेगा, स्लॉटर नहीं करना पड़ेगा उसका। दूसरा यहाँ पर ये हो जाता है कि एक नॉन वेज आदमी या नॉन वेज जो है जिसका ईटिंग हैबिट नॉन वेजिटेरियन है उसको बिना स्विच किए ही वो वेजिटेरियन हो जाएगा, लाइक दैट। वो चीज़ें इतनी काम की मुझे लगी नहीं। ठीक है, ये फिर से फार्मर्स एंगर एंड सॉन्ग गानों के थ्रू किस तरीके से फार्मर अपनी नाराज़गी है वो जता रहे हैं, किस तरीके से पंजाब की जो औरतें हैं वो अपने पतियों को ये कह के भेज रही है कि तुम तो जाओ पीछे से हम संभाल लेंगे, जीत के आना, लाइक दैट। ये हमारे किसी काम का नहीं है। जेएनयू स्पेसिफिक है, बिल्कुल काम का नहीं है। तो एक आर्टिकल तो हो गया एडिटोरियल पेज से। फिर बात करें नेक्स्ट, द ग्रेट ग्लोबल क्लाइमेट रीसेट। क्लाइमेट और ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स को क्लाइमेट, और इसमें ट्राइंगल है इंडिया, यूएसए, चाइना का। ठीक है, जानेंगे, आर्टिकल बहुत अच्छा है। इस वाले आर्टिकल में बैंकिंग ऑन स्टेटस को, इसको अगर देखें तो इस आर्टिकल में वैसे चीज़ें बहुत कम काम की हैं, बट एक रिकॉल सा या रिमाइंड सा बता रहे हैं राइटर कि जो एक्सपर्ट है जो कि साइंस के कॉन्सेप्ट बेसिस पे या टेक्निकली डेटा पे बेस्ड कुछ प्रिस्क्रिप्शन, कुछ एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, वो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज हुआ है। और वही चीज़ अगर बैंकिंग सिस्टम में हम अप्लाई करके देखें तो हमें बहुत कुछ चीज़ों को एक तरीके से दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा, नए तरीके से। ओपन डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। देखेंगे इस आर्टिकल को भी, बैंकिंग से रिलेटेड है। ये आर्टिकल है मूवीज से रिलेटेड। अभी जल्लीकट्टू एक मूवी है यहाँ की मलयालम मूवी है,
उसको अभी एकेडमिक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है इंडिया की तरफ से, तो उसकी ओर लेकर के पूरी बताया गया है। ज़्यादा कुछ काम का लगा नहीं मुझे ये आर्टिकल, तो ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो फिलहाल 3 आर्टिकल्स है, जिसमें से ये वाला आर्टिकल हम थोड़ा बहुत आधा आधा क्रक्स ले लेंगे इसका, तो 2.5 आर्टिकल्स अभी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है ट्रस्ट द IIMs। गवर्नमेंट को अगर देखें अभी करंटली, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMs की बात करें तो वहाँ पर अगर देखें तो गवर्नमेंट अभी तक अपना कुछ भी रोल ज़्यादा प्ले कर नहीं पा रही है, क्योंकि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वहाँ से ये कोशिश की गई है, एक प्रपोजल उन्होंने क्रिएट किया है कि कैसे भी करके एक इंक्वायरी को इनिशिएट करना उनके हाथ में आ जाए अगेंस्ट द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। जो वहाँ पर इंस्टीट्यूशन है उसके जो गवर्नर्स हैं उनके बोर्ड के अगेंस्ट में जा कर के, ठीक है। टोटल 20 IIMs हमारे यहाँ पर एक्टिवली अभी इन फंक्शन है। तो उनकी बात करें तो उनको रेगुलेट करने की बात करें, उनके ऊपर पकड़ बनाने की बात करें, तो ये अपने आप में जो मेन एक्ट है जिसके बेसिस पे इन IIMs को नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस का कैटेगराइजेशन मिलता है, कैटेगरी में डाला जाता है, तो वो एक्ट ही कहीं ना कहीं वायलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर इस तरीके से मिनिस्ट्री इन्वॉल्व करती है या फिर इंटरफेयर करती है IIMs में, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशंस के हेड्स हैं वो कहीं ना कहीं अलार्म्ड हैं, कंसर्न्ड हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे ये तो कहीं ना कहीं IIMs को जो ऑटोनॉमी ग्रांटेड है ना उसको कहीं ना कहीं एनक्रोच करने की बात की जा रही है। ऑलमोस्ट 3 साल पहले हम देखें इस एक्ट में जो IIM से रिलेटेड जो एक्ट आया है जिसको हम IIM एक्ट बोल रहे हैं, उस एक्ट में ये ऑटोनॉमी दी गई थी पिछले 3 साल पहले ही, और उसी 3 साल के अंदर अंदर अब एनक्रोचमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंसर्निंग अपने आप बन जाती है। अभी जो मोस्ट रीसेंट स्टैंड ऑफ है, एक तरफ तो गवर्नमेंट और दूसरी तरफ IIMs, तो उसमें है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 ईयर प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, IIM जो है इसको MBA डिग्री के इक्विवेलेंट कंसिडर कर रही हैं, और ये ग्लोबल नॉर्म्स के जो चल रहे हैं, ग्लोबल ट्रेंड में जो चल रहा है, तो उसके हिसाब से कि भाई 1 साल का कोर्स हो जाएगा तो उसको हम MBA डिग्री के नाम से कंसिडर कर लेंगे। बट UGC रूल बुक क्या कहती है कि 2 साल का अगर कोई प्रोग्राम नहीं होता है तब तक उसको MBA, कम से कम मास्टर्स तो नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर ये टसल आ गई, यहाँ पर ये एक खींचतान का या टग ऑफ वॉर बन चुका है इस केस में, कि भाई 1 साल के कोर्स को डिग्री के इक्विवेलेंट, मतलब MBA डिग्री के इक्विवेलेंट कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना, यहाँ पर फिर से ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अपनी एनर्जीज को एक्सपेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप देखोगे इस मौके को भुनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये टग ऑफ वॉर है, जो रस्सा खींची वाला जो पूरा एक माहौल बन गया है, ये 2015 में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं, जब स्मृति ईरानी एजुकेशन मिनिस्टर बनती है, HRD मिनिस्टर, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो PMO ने वहाँ पर इंटरवीन किया और गवर्नमेंट के रोल को कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाने की कोशिश की कि भाई एलिट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पर गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं होना चाहिए, इवन वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी चाहिए। PMO ने अब मतलब जो मिनिस्ट्री के प्लान थे उनको पुश किया, भाई कि आप आगे मत आओ, और IIMs की जो पावर्स हैं उनको एज इट इज़ इंटैक्ट रहने दो, इवन ऑटोनॉमी और इनके पास में ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए फिर IIM एक्ट लाया गया ही था। दूसरा कि प्रेसिडेंट का रोल है इन इंस्टीट्यूशंस को विजिट करने का, या फिर बोर्ड का क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए, जो गवर्नर्स का बोर्ड है उसका क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए, किस तरीके का रेगुलेशन होना चाहिए फी स्ट्रक्चर का, वो सारी चीज़ें IIMs ऑटोनोमसली करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये चीज़ उस टाइम पे असर्ट की गई PMO के द्वारा, ठीक है। तो अपनी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, PMO का जो व्यू था वो प्रिवेल कर गया HRD मिनिस्ट्री पे। तो कहने का मतलब IIMs की ऑटोनॉमी अपने आप में बची रह गई, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। अब फिर 2016 में क्या होता है, मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं। प्रकाश जावड़ेकर जो करंट अभी HRD मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंचार्ज लिया, और उन्होंने फिर बाद में IIMs को और पावर देने की कोशिश की, ठीक है। कुछ इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं अवेल कराने की बात की। अब जो करंट मूव है जिसमें मिनिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं थ्रेटन करने की कोशिश कर रही है, जो ऑलरेडी टेंशन फ्री माहौल में काम किया जा सकता है, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं अंडर कंसर्न लेकर के आ रही है कि भाई जो सेंट्रल माइक्रो मैनेजमेंट है ना उसको गोल करने के लिए। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं अपने आप में जो ऑटोनॉमी है वो तो प्रॉब्लम कर ही सकती है ना। इसलिए अभी आप देखोगे जो IIMs हैं उनके सिस्टम को हमें कहीं ना कहीं
अगर उनके मेटल को हमें वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज करवाना, मेटल का मतलब उनकी जो जिजीविसा है, जो उनका एक काम करने का जो तरीका है, जो थ्रू आउट वर्ल्ड रिकॉग्नाइज होता है और जो टाइम के साथ साथ में लगातार वो अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं, उस चीज़ को हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इसी चीज़ को तो एनविसाज करती है ना, कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं हायर लर्निंग वाले, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड की जाए, इनको ऑटोनॉमस बनाया जाए, ठीक है, ऑटोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। तो आप देखोगे अगर इस तरीके से इंटरवेन किया जाएगा मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं कोई भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इवन ज़्यादा से ज़्यादा एक थ्रेटनिंग माहौल भले ही बना देंगे कि आईआईएम बोर्ड क्या कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, और उनके पास में इवन मिनिस्ट्री लगातार अपनी एक तरफ तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पे हम इमेजिन कर रहे हैं कि मतलब वर्ल्ड लेवल पे विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो उन इमेजिनेशंस को तो एटलीस्ट इन कामों से तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ पर हर एक स्टेट में हर एक तरीके से एजुकेशन लेने के लिए आपको हर एक चीज़ दिल्ली से डिसाइडेड होकर के वहाँ पहुँचें, तो वो चीज़ तो बहुत ही गलत हो जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार नोज़ बेस्ट, नहीं भाई, सरकार सब कुछ नहीं जानती है। सरकार के अलावा जो इंस्टीट्यूशन में जो लोकल गवर्नेंस है, लोकल लोग जो हैं उस इंस्टीट्यूशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होती है। और डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट दिस, ठीक है, जहाँ पर सेंट्रलाइजेशन तो कम से कम होना है, मतलब कम से कम होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन। हाँ, जब नेशनल इंटेग्रिटी या सॉवरेनिटी की बात आ जाए तो एक बात अलग हो जाती है, ठीक है। फिर बात आ जाती है इन इंस्टीट्यूशंस में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, तो वो चीज़ भी कम नहीं होनी चाहिए ना, और वो ज़्यादा तब आती है जब उनको ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमी प्रोवाइडेड हो, ठीक है। बाद में वही चीज़ें रिपीट हो रही है कि ह्यूमन एंडीवर की बात कर लो, मतलब एक इंसान क्या एस्पायर करता है अपनी लाइफ में, क्या सीखना चाहता है, कितना नॉलेज है, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत मैटर करती हैं एक इंस्टीट्यूशन के फ्रीडम पे, कि वो कितना फ्रीली वहाँ पे सोच सकते हैं, कितना फ्रीली वो अपना काम कर सकते हैं, बिना कोई एक कहते हैं ना कि गॉड फादर की रिकमेंडेशन या ऑर्डर के बिना, ठीक है, अपने हिसाब से। तो बी स्कूल्स जो है हमारे बिजनेस स्कूल्स हैं, वो डिज़र्व करती है कि इस तरीके का इंटरवेंशन अवॉइड किया जाए, ठीक है। अब फिर से एक रिक्वेस्ट की जा रही है पीएमओ से कि भाई फिर से जो आपने प्रीवियसली 2015 में किया था वही चीज़ आप करो अभी, और इंटरवीन करो और कैसे भी करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रोको कि भैया आप ट्रस्ट करो आईआईएम्स पे। इस तरीके से आप पॉइंटलेस एलिगेशंस तो एटलीस्ट मत लगाओ। वो जो भी कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेंड को देख करके, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल इश्यूज़ को देख करके फिर अपने कोर्सेज़ को अवेल करा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो गवर्नमेंट जो है ना, वो केवल एक रिस्पॉन्सिबल एजेंसी नहीं होती है, इसके अलावा भी बहुत होते हैं। आईआईएम्स को भी पता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने हिसाब से काम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द ग्रेट ग्लोबल क्लाइमेट रीसेट। आर्टिकल लिखा हुआ है सी राजा मोहन के द्वारा। इस आर्टिकल में अभी जो फार्मर्स के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो बातचीत चल रही है, उसमें जो मेन मुद्दा जो निकल के आया ना, वो ये कि जो स्टबल बर्निंग की वजह से नॉर्थ वेस्टर्न सिटीज़ में, जितनी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है विंटर्स के टाइम पे, जहाँ पे स्मोग ही स्मोग रहती है, हवा चलती नहीं है, बिल्कुल चौक हो जाती है और एक गैस चैम्बर बन के आ जाती है। तो उसी बात पे कहीं ना कहीं पंजाब के फार्मर्स और एनडीए गवर्नमेंट के बीच में बातचीत चल रही है। यही मेन आर्ग्यूमेंट है, मेन मुद्दा यही है, और इसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं आगे बातें खिंचती चली जा रही है। बट क्वेश्चन ये आ जाता है कि मतलब एक क्वेश्चन आता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कि नए एनवायरमेंटल नॉर्म्स को किस तरीके से एनफोर्स किया जाए। ये कोई इंडिया पे ही लिमिटेड नहीं है, ये हमें जहाँ पर भी जो भी कंट्रीज़ हैं, एटलीस्ट जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर तो बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो पॉइंट यहाँ पे आता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में किस तरीके से एनफोर्स किया जाए एनवायरमेंटल नॉर्म्स को, जो कि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा कि चाइना और यूएसए जो कि वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, दूसरा दोनों की दोनों इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन की तरफ कहीं ना कहीं ध्यान दे रही हैं कि कैसे भी करके एक ऐसा सिविलाइजेशनल पैटर्न तैयार किया जाए जो कि इकोलॉजी को थ्रेट ना करे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक तरफ है और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन है।
तो दोनों कहीं ना कहीं अब आप देखोगे क्लाइमेट इश्यूज पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे इस आर्टिकल में फोकस पे रखा गया है। ओके, इसके अलावा आप देखोगे एनवायरनमेंट जो है वो ग्लोबल डिस्कोर्स भी बन चुका है, जिस पे बहुत ज़्यादा बातें होने लगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्लाइमेटिक इंसिडेंट बहुत सारे हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हम भी देख पा रहे हैं इंडिया में। केरला फ्लड्स देखो, बैक टू बैक 3 साल से आ रही है। तो इन चीज़ों को हम देखें तो क्लाइमेट डिबेट है ना, वो अपने आप में एक गोल पोस्ट बन चुका है, जिस पर अब आगे आने वाले टाइम पे बहुत सारे इश्यूज ओरिएंटेड होंगे, उसी पे फोकस्ड होंगे। दिल्ली की बात करें तो पास्ट में जिस तरीके से इंडिया को ट्रीट किया जाता था या इंडिया का जो स्टैंड रहता था, उससे हम और अच्छी पोजीशन में हैं अगर करंट सिचुएशन के हिसाब से देखें। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि हमेशा से प्रॉब्लम का पार्ट समझा जाता था इंडिया को। अब इंडिया क्या है, अपने आप में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने कल एक आर्टिकल डिस्कस भी किया था कि जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर रहे हैं, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के जो टारगेट्स हैं उनकी हम बात करें तो G20 कंट्रीज हैं, उनमें इंडिया सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें 2030 आते आते पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंडर 2030 आते आते 2005 में जितना एमिशन इंडिया में होता था, उसका 30 to 35% तक हम एमिशन रिड्यूस कर देंगे। और साथ में हमें यह भी पता है कि इंडिया ने टारगेट किया है कि 2030 आते आते जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन होगा उसका 40% प्रोडक्शन हम रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड करेंगे। तो इन चीजों में इंडिया एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन के इमर्ज हुआ है। तो अब इंडिया को ज्यादा डिफेंसिव रोल नहीं करने की जरूरत है, अब इंडिया अपनी बात को रख सकता है। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में आप देखो तो अभी यूएसए के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो बाइडेन, उन्होंने एक फिर से अपने आप को एक यूएसए को एक नई एनर्जी प्रोवाइड की है कि अब यूएसए फिर से क्लाइमेट को सेंटर में रख के फिर आगे काम करेगा। तो बात अब आ जाती है कि बीजिंग और वॉशिंगटन में कितना क्या कोऑपरेशन बन सकता है और आगे क्या लाइक माइंडेडनेस निकल के आ सकती है। देखो, वॉर जो है जियोपॉलिटिक्स को लेकर के वो एक अलग बात है, बट क्लाइमेट चेंज है ना, वो ग्लोबल इशू है, कोई रीजनल या फिर नेशनल इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें जो चाइना और यूएसए की पॉलिसीज की बात करें जिनमें डायरेक्शंस दी गई है, इवन यूरोप और जापान है वो भी कहीं ना कहीं कोऑपरेट करते हुए दिखाई देंगे। तो आप देखोगे एक नया ही प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है दूसरे स्टेट्स पर भी कि भाई जो आप एनर्जी प्रोडक्शन करोगे, जो भी आपके यहाँ पर एनर्जी के सोर्सेज हैं, उन एनर्जी सोर्सेज को या फिर जो आप एनर्जी कंज्यूम करते हो वो, या फिर आपको जो कुछ भी नया करना है, चाहे इकोनॉमी में रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हो, तो आपको क्लाइमेट इश्यूज पर पहले ध्यान देना पड़ेगा। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो पॉलिटिकल बैकलैश देखना पड़ेगा, इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। तो इस केस में हमें देखने वाली बात क्या है कि ये सारा जो सिनेरियो है ना, जिसमें टेक्नोलॉजी अडेप्टेबिलिटी या इकोनॉमी में कुछ नया मतलब कुछ रीस्ट्रक्चर करना चाह रहा है कोई भी देश, तो वहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो कुछ भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो रहा है वहाँ पे क्लास हायरार्की का तो इशू नहीं आ रहा है कि हाँ भाई जिनके पास में जो कहता है ना एरिस्टोक्रेट्स हैं या फिर जो हैव्स हैं जिनके पास में है कुछ, ठीक है, तो उन लोगों को तो ज़्यादा कोई मिसबिहेव का सामना करना नहीं पड़ रहा और गरीबों को परेशान करना पड़ रहा है। एग्जैक्टली इंटरनेशनली कि जो पैसे वाले देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ रहा है, और जो छोटे कंट्रीज हैं उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड के जो टॉप 3 पॉल्यूटर्स हैं ना, वो हैं चाइना, यूएसए और फिर ईयू। इंडिया 4th नंबर पे आता है। तो इन तीनों के अलावा या फिर मान लो इंडिया को भी इंक्लूड कर लो, तो इन चारों को तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, बस बातें ये बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बट इंप्लीमेंटेशन में ये कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दें। और छोटे कंट्रीज अगर फेल हो तो उनके ऊपर एक्शन ले लो, तो वो चीज़ अपने आप में देखने वाली बात है। इंडिया की बात करें आज, तो इंडिया अपने आप में इस कंडीशन में आ गया है कि अब न्यू जियोपॉलिटिक्स को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, और कम से कम क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को लेकर। तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो ये है कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज है ना, उनको हम कैसे टैकल करें। क्योंकि देखो इंटरनेशनली तो इंडिया की इमेज बहुत इंप्रूव हो चुकी है, बट अभी भी देखें तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम का कारण बनती चली रहती है। हमारा कंट्री हमें पता है डेमोक्रेसी है,
स्ट्रगल हमें बराबर बराबर करते ही रहने पड़ता है। अगर कोई भी नई चीज़ लेकर के आए, जैसे अभी जो फार्म रिफॉर्म्स के रिलेटेड जो नए 3 कानून लेकर के आए हैं, ठीक है, तो उन कानूनों को कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ ही रहा है। अब क्लाइमेट सेंटर्ड अगर कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, इनको भी कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। न्यू टेक्नोलॉजी का यहाँ पर डिसरप्शन की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। चाइना की बात करें, चाइना ने तो कॉर्जिव एनवायरमेंटलिज्म पे ध्यान दिया है, एक नए टेम्पलेट शुरू कर दिया। कॉर्जिव का मतलब कि भाई आपको करना ही पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रुक, क्योंकि वहां पर क्या है, अथॉरिटेरियन रिजीम। चाइना में एक पार्टी की चलती है, हमारे यहाँ पर एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, और पता नहीं कितनी ढेरों पार्टियां हैं। 7 तो नेशनल पार्टीज हैं हमारे यहाँ पे, और बाकी जो स्टेट पार्टीज हैं वो है बहुत सारी, और जो और पार्टीज हैं उनकी तो कोई गिनती नहीं है। तो आप देखोगे टोटल, तो चाइना में तो अथॉरिटेरियन रिजीम है, तो वहां पर तो कह रहे हैं भाई एनवायरमेंटलिज्म को मानना ही पड़ेगा। अगर 21st सेंचुरी की बात करें, चाइना सबसे अपने आप में एक प्राइम एग्जाम्पल रहा है कि ग्रोथ किस तरीके से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखी जाए। डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा मेन फोकस रहा था चाइना का, बट ड्रामेटिकली चाइना ने धीरे धीरे पिछले कुछ सालों की बात करें तो वो अब धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज या फिर जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज है उन पर भी ध्यान देने लग गया है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के जो प्रेडिसेसर थे, ह्यू जिनताओ, उन्होंने तो आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमें एक हार्मोनियस सोसाइटी को स्टैब्लिश करना है। और हार्मोनियस सोसाइटी जो है उस टर्म का मतलब ये था कि हमें एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करनी है जिसमें एनवायरनमेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंटली रिकॉग्नाइज किया जाए, मतलब ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट दोनों में एक अच्छा बैलेंस हो। ये चीज़ पुट करने की कोशिश की थी हु जिनताओ ने, और उसी चीज़ को अब कैरी ऑन कर रहे हैं चाइना के जो प्रेसिडेंट है करंटली, शी जिनपिंग। तो जिस स्केल पे ये चैलेंज चलता आ रहा है ना, चाहे नेशनल लेवल हो चाहे ग्लोबल लेवल पे हो, तो हमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर दिख रही है कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है सीसीपी, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को रीफ्रेम करती हुई दिखाई दे रही है, और हम ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच में एक हार्मनी लाने की कोशिश कर रही है, जिसको बोल रहे हैं ये इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन। तो सीसीपी का जो फॉर्मुलेशन है, अपना जो टारगेट किया है वो ये कि मॉडर्न इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन जो होगी ना, उसमें चाइना की जो एंशियंट कल्चर है उसका यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। क्योंकि देखो, एंशियंट सिविलाइजेशंस ने हमेशा से, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे मेसोपोटामिया की बात करो, चाहे इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करो, या फिर आप बात कर लो चाइनीज एंशियंट सिविलाइजेशन या कल्चर, उन्होंने हमेशा से ही जो आपकी नेचर है उसकी हमेशा से रिस्पेक्ट की है। तो ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस हो तो जाकर के, तो यहाँ पर चाइनीज़ कल्चर की रेलेवेंस बन जाती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम भी देखते हैं कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो रिपीटेडली हमारे एंशियंट एथोस को ही रिकॉल करती रहती है, चाहे हम विश्व गुरु की बात करें, चाहे हम प्रकृति की पूजा की बात करें, चाहे कुछ भी तरीके से। क्योंकि साइंस का जब से डिसरप्शन आया है तब से जाकर के नेचर को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया है ह्यूमन बीइंग ने। बट साइंस के डिसरप्शन ने वाकई में वो डिसरप्टर की तरह ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोविड-19 का आउटब्रेक। ठीक है, फिर बात आ जाती है आगे। जैसे ही 2012 में शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बनते हैं तो इन्होंने भी अपनी गवर्नेंस का एक अलग ही ब्रांड बनाना शुरू कर दिया, और इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन पे फोकस करना अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बना लिया अपनी पॉलिसीज में। ठीक है, शी जिनपिंग ने जो भी डिसीजन लिए, अपनी, इनका क्या है, पार्टी स्टेट है, अथॉरिटेरियन रिजीम चलता है, तो इनको सोसाइटी के अगेंस्ट भी जाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इनको जाने में प्रॉब्लम भी नहीं आती। दूसरा, इन्होंने डिसेंट को कर्ब करने की आदत डाल ली कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोले उसको सप्रेस कर दो। इन्होंने अनकन्वेंशनल सॉल्यूशंस के ऊपर ज़्यादा विश्वास किया कि जल्दी से जल्दी हमें चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, चाहे कुछ भी करें। चाइना कुछ भी प्रॉब्लम को अगर कॉन्फ्रंट कर रहा है अभी, चाहे वो कुछ भी हो, उन सारी प्रॉब्लम्स में अब एक एनवायरमेंटल इशू को, तो एनवायरमेंट के पॉइंट को तो कहीं ना कहीं हमें डालना ही है। तो वो चीज़ जो है ना, इसको बोल दिया जाएगा अथॉरिटेरियन एनवायरमेंटलिज्म, अभी आएगी ये टर्म। ठीक है, तो जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, इनका अपने आप में स्टेट की पावर को एनवायरमेंटल नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोबिलाइज करना, आप देखोगे तो इसका आप कहीं ना कहीं चाइना की इमेज भी
चेंज होती हुई दिखाई दे रही है कि भाई एनवायरनमेंट के लिए कहीं ना कहीं चाइना अच्छा काम कर रहा है, तो चाइना इज़ नो मोर अ बैड बॉय, चाइना एक गंदा लड़का नहीं है। क्योंकि पहले क्या था, चाइना के लिए यही था कि भाई कोई मतलब नहीं है, भाई से तो प्रमोट करना चाह रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, चाहे नदियाँ कितनी ही पॉल्यूशन को मतलब उनको कितना ही पॉल्यूशन हो रहा हो, कितना ही डिफॉरेस्टेशन हो रहा हो, तो वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं रिवर्स होती हुई दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसको कंसिडर किया जा रहा है राइटर के द्वारा, इसको अथॉरिटेरियन एनवायरमेंटलिज्म, मतलब अथॉरिटीज़ के दिमाग में सेट हो गई तो अब उसको चाहे कहते हैं ना बाई हुक और बाई क्रुक, कॉर्जन परसुएजन नहीं है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो उन्होंने क्या अप्लाई करना शुरू कर दिया, कॉर्जिव एनवायरमेंटलिज्म। भाई अप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। तो आप देखोगे ये कॉर्जिव स्ट्रेटेजी है ना, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई देती है अगर लिबरल एनवायरमेंटलिज्म की बात करें, जो कि हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में देखते हैं कि हाँ भाई देखा जाएगा किसानों को कितना नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट को कितना नुकसान हो रहा है, चलो ठीक है हमें तो एक ट्रांजिशन वे में आगे बढ़ना है। जबकि चाइना में ये चीज़ नहीं देखी जाएगी, चाइना में ये देखा जाएगा कि अभी ज़रूरत क्या है, कि हाँ जी ये प्लांट बंद हो जाने चाहिए जो थर्मल प्लांट्स है अब अभी, तो चाइना की गवर्नमेंट वहीं पे डिक्लेयर कर देगी भाई आप अपने थर्मल प्लांट्स बंद करो, और उनको बंद करना पड़ता है। और अगर वो डिसेंट शो करेंगे तो हमने देखा क्या क्या हुआ, उनको सप्रेस कर दिया जाता है। जबकि डेमोक्रेसीज में क्या होता है, लिबरल एनवायरमेंटलिज्म, जबकि चाइना में क्या है, अथॉरिटेरियन एनवायरमेंटलिज्म। ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक एक्शन लेने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। डेमोक्रेसीज में एक कंसेंसस का माहौल बनना पड़ता है, हर एक पार्टी से, हर एक स्टेक होल्डर से वहां पर उसकी कंसर्न्स को एड्रेस करना होता है, फिर आगे बढ़ना होता है। जबकि हम देखें चाइना का जो ये कॉर्जिव स्ट्रेटेजी है ना, इसकी इफेक्टिवनेस में भी देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का तो सामना होता है। देखो चाइना का अथॉरिटेरियन रिजीम होगा, इसमें क्या होगा जी, टॉप डाउन सॉल्यूशन होगा, चाइना की गवर्नमेंट ने बनाया और फिर वो अप्लाई हो जाएगा चारों तरफ। जबकि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंट एरियाज से लोगों से पूछा जाता है कि भाई हमारे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम, आपके यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, फिर वो फीडबैक देते हैं और फिर उसके बाद में प्लानिंग बनती है, बॉटम अप अप्रोच। और बॉटम अप अप्रोच होती है उसमें आप लोकल इश्यूज को अच्छे से एड्रेस कर पाते हो। तो चाइना क्या जो अथॉरिटेरियन एनवायरमेंटलिज्म है उसमें ये कमी रहती है, और वो एक्चुअल में जो कुछ भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए प्लान आउट करते हैं उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि वो प्रॉपर असेसमेंट नहीं कर पाते एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का, क्योंकि उनके पास फीडबैक प्रॉपर नहीं है। बस वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी प्लान किया बस वो चीज़ इंप्लीमेंट करो, भाई नहीं करोगे तो तुम्हें साइड कर दिया जाएगा। तो ये जो कॉर्जन है ना, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। पर हाँ ये बात ठीक है कि अभी जितना क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, चाहे यूरोप में हीट वेव्स की बात करो आप, ठीक है, तो वेस्टर्न एनवायरमेंटलिस्ट है ना, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपनी तरफ से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी अब कॉर्जन के बेसिस पे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि लिबरलिज्म के चक्कर में तो हम कभी तो इंडस्ट्रियलिस्ट को राजी करने में लग जाएंगे, कभी फार्मर्स को राजी करने में लग जाएंगे, और एक्चुअल में धीरे धीरे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड होता चला जाएगा, और क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन करके आ भी रहा है, और उसके जो रेपरकशंस हैं वो हमें फेस करने पड़ेंगे। तो कॉर्जन को कहीं ना कहीं अभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो अभी फॉलो करने की सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं वो, ठीक है। अगर हम प्लेनेटरी सर्वाइवल की बात करें तो इसमें ये चीज़ें ज़रूरी भी हो जाती हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है हमारा उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रख के आगे बढ़ा जाए। देखो अथॉरिटेरियन एनवायरमेंटलिज्म की कुछ भी मेरिट्स हो, बट यहाँ पर एक थोड़ा सा ही पॉलिटिकल स्कोप बच जाता है कि मतलब आप देखोगे वही बात आगे रिपीट, वही चीज़ें हो रही हैं कि जो चाइना के अंदर है वो चीज़ें उनको माननी पड़ती है, और हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसीज में पॉलिटिक्स का ज़्यादा रोल हो जाता है, प्लूरल सोसाइटी का ज़्यादा रोल नहीं आ पाता कि केरला वाले बंदे का क्या सोचना है एनवायरनमेंट को लेकर के, जम्मू कश्मीर वाले बंदे का क्या सोचना है। चाइना में तो जो अप्लाई कर दिया, करना है तो करना है। तो हमें अगर वाकई में प्लूरल सोसाइटी के ऊपर फोकस करना है तो हमें कहीं ना कहीं लिबरल एनवायरमेंटलिज्म पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जिसमें पॉलिटिकल कंसेंसस भी होती है। चाहे आप न्यू एनवायरमेंटल नॉर्म्स भी बनेंगे तो क्या होता है, पार्लियामेंट में हमारे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, फिर बाद में कमिटीज़ के बाद में जाता है, तो एक इफ़ेक्टिव एनफोर्समेंट के ऊपर रिलाई किया जा सकता है। ठीक है, हम रिलायंस ला सकते हैं मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म पे, क्योंकि अचानक से आप बंद कर दोगे, बात वही आ जाती है। कल हमने देखी
कि चाइना में अगर अथॉरिटेरियन एनवायरमेंटलिज्म के बेसिस पे लॉज लाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि सभी थर्मल पावर प्लांट्स बंद कर दिए जाएं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, सभी थर्मल पावर प्लांट्स बंद कर दिए जाएं, तो वहां पर वो थर्मल पावर प्लांट्स के बेसिस पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है उसका क्या, वो तो पूरा पूरा का पूरा एकदम डोरमेंट हो गया ना, बंद हो गया। तो ये तो अचानक से एकदम से शॉक लगेगा। दूसरा, आप देखोगे इधर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में वो करेंगे ट्रांजिशनल एक तरीके से, पर हाँ इसमें भी एक इश्यू आ जाता है। हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन में 15 साल लग जाएंगे, तो चाइना अगर 5 साल का ट्रांजिशन पीरियड रखेगा तो 5 साल में ही होगा वहाँ पर। इसके ये थोड़े से फ़ायदे भी हैं, बट वही चीज़ है, प्लूरल सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता। अगर हम मॉडर्नाइजिंग लिबरल एनवायरमेंटलिज्म की बात करें तो आप जो बाइडन है वो कहीं ना कहीं इसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि अपने कमिटमेंट्स को क्लाइमेट क्वेश्चंस के साथ में एक तरीके से इंटीग्रेट करें। डोमेस्टिक पॉलिसी एजेंडाज में भी क्लाइमेट इशू को एक सेंट्रल या फिर हम कह सकते हैं पिवोट बना करके रखे। तो उसके हिसाब से आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप ने क्लाइमेट को तो बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया था, तो अब क्लाइमेट जस्टिस पर भी ध्यान देने की कोशिश करेंगे जो बाइडन। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी अगर डोमेस्टिक एनवायरमेंटल पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें ये देखा जाएगा कि गरीबों को या फिर माइनॉरिटीज़ को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू मेजॉरिटीज़। तो कुछ भी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका क्या असर है इन गरीबों पे या माइनॉरिटीज़ पे, मार्जिनलाइज सेक्शन इनको बोल सकते हैं हम। तो हमें ये यहाँ पे ध्यान देंगे किस पे, क्लाइमेट जस्टिस पे, कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी भी यूज़ की जाए तो गरीबों को ज़्यादा परेशानी ना हो, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अभी तक हमने देखा कि कॉर्सिव और लिबरल अप्रोचेज में बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, पर इनको साइड में रख करके हम देखें तो चाइना और यूएसए ना, और वेस्ट का मतलब यूरोपियन कंट्रीज, ये मिलकर के अब इस क्लाइमेट चेंज के इशू को अर्जेंटली रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। और अब देखोगे वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में एक कहीं ना कहीं कॉपरेशन भी देखने को मिल सकता है। एक कंपटीशन है, कॉपरेशन तो देखने को मिलेगा ही, बट कंपटीशन भी देखने को मिलेगा कि नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाए, नए फाउंडेशन तैयार किए जाए, जिनके बेसिस पे कोई भी अगर कंट्री ग्रीन इकोनॉमिक फ्यूचर की तरफ देखना चाहे तो वहाँ पर वो अपने खुद के रोल को प्ले कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर अपने एडवांटेज को उठा सके। ठीक है, अगर हम देखें अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की बात करें तो क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव को कहीं ना कहीं मेन फोकस पे रखा गया है। जीरोइड का मतलब होता है, जीरोइड मतलब फोकस्ड, फोकस में क्या है, क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव। अगर सी जिनपिंग की बात करें या बाइडन की बात करें, दोनों की लीडरशिप में आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं और एक स्ट्रेटेजिक मिशन पे निकल भी चुके हैं। वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों ये समझते हैं कि क्लाइमेट जो है अपने आप में पॉलिटिक्स का एक मेन सेंटर भी बन चुका है और नया जो ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है उसमें क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप देख सकते हो इंडिया ने अपनी तरफ से अभी जो करंट गवर्नमेंट है कितना सही काम कर रही है क्लाइमेट के लिए, क्योंकि अभी मैंने जो बताया आपको कि G20 कंट्रीज में इंडिया जो है अपने टारगेट्स को अचीव करने में सबसे आगे है। ठीक है, बाइडन जो है वो कहीं ना कहीं पेरिस कोड को ज्वाइन तो करेंगे ही, बट उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी फिक्स करने की कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके कार्बन एमिशन को कोड के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा स्पेशल फोकस प्रोवाइड करेंगे कि वर्ल्ड वाइड कोल कंजम्पशन को मिनिमाइज किया जाए, चाहे उसके लिए वो टैरिफ लगाएं या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाएं। मान लो एक कंट्री है ए, अगर वहाँ पर ज़्यादातर प्रोडक्शन जो होता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है थर्मल पावर बेस्ड है, तो उस कंट्री से यूएसए इंपोर्ट करना बंद कर देगा या फिर उस कंट्री से आने वाले जितने भी गुड्स हैं उन पर क्या करेगा, टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स ज़्यादा लगा देगा। भाई आप एकदम कहते हैं ना एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो जिसके बेसिस पे एनवायरनमेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्लाइमेट चेंज ज़्यादा ना हो। ठीक है, इसके अलावा जॉन कैरी का अपॉइंट करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो एक फुल रेंज ऑफ फॉरेन पॉलिसी टूल्स डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है बाइडन ने, जिसमें टैरिफ, पोटेंशियल सैंक्शंस ये लगाने का मैंने आपको बता ही दिया है। यूरोप इसके साथ में इनका कॉपरेशन करेगा एक दूसरे का। तो यहाँ पर आप देखोगे चाइना, यूएसए, यूरोप ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, एटलीस्ट बातचीत में। तो वो तो इम्प्लीमेंटेशन तो टाइम बताएगा, एटलीस्ट बातचीत में। क्यों? क्योंकि आप क्योटो प्रोटोकॉल की बात करो, पेरिस अकॉर्ड की बात करो, कितने ही अकॉर्ड साइन हो चुके हैं
रियल सेंस में अभी तक भी जो अचीव करना था ना वो नहीं हो पाया। आज 2012 में जो टारगेट अचीव करने थे वो 2020 तक भी अचीव नहीं हो पाया, आपको ये पता होना चाहिए। आप शंकर आईएएस से पढ़ते होंगे या फिर जो भी आप बुक पढ़ते हैं उनमें आपने देखा होगा कि कोई भी टारगेट अचीव टाइम पे नहीं होता। ओके, तो अभी दिल्ली को क्या है कि अब दिल्ली ने तो बिल्कुल सिग्नल दे रखे हैं, वो रेडी है कि नया जो ग्लोबल फेज है उसके लिए टैकल करने के लिए, उसमें अपना रोल प्ले करने के लिए। बट दिल्ली के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, अपने खुद के डोमेस्टिक कंसेंसस को लाने में। बाकी और चीज़ें तो ग्लोबल रीसेट हो चाहे कोई हो, अच्छे से पूरा अपडेटेड है, दिल्ली की अच्छी खासी पकड़ है कम से कम क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर के। और आज आप भी देखते हो कि इंटरनेशनली इंडिया को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने लग गया है पिछले कुछ सालों में। ओके, बट डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो थोड़े से टैकल करने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बैंकिंग ऑन स्टेटस को। मनीष सब्रीवाल इनके द्वारा, सब्रीवाल के द्वारा ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ये बोल रहे हैं कि अभी आरबीआई का जो अभी रीसेंट इंटरनल वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन आई है, जिसमें हमने देख भी लिया कि कॉरपोरेट्स को बैंक खोलने के लिए अलाउ करने के लिए भी रिकमेंड किया है। तो जो एनबीएफसीज हैं जो प्रीवियसली अच्छे से परफॉर्म कर रही है पिछले 5 सालों में, उनको भी बैंकिंग कैटेगरी में डाल दिया जाए। तो यहाँ पर राइटर जो हैं वो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि बैंकिंग कंपटीशन को टारगेट करके रिकमेंडेशंस दी गई है। और अभी जो लक्ष्मी निवास बैंक जो अभी प्रॉब्लम में आ गया था, फिर उसको फिर सिंगापुर बेस्ड डीएनबी बैंक में मर्ज करने की भी बात कर दी थी। हाँ ठीक है, अब से लक्ष्मी निवास बैंक को सिंगापुर बेस्ड जो बैंक है वो अब टैकल करेगा। तो राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई आप इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को एक्सक्लूड कर रहे हो इंडियन बैंकिंग सिस्टम से, धीरे धीरे एक्सक्लूड करते हो कि वहाँ कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये एक जो विंबलडन जो कंपटीशन होता है ना, विंबलडन में टेनिस का, ठीक है, ग्रैंड स्लैम विंबलडन वाला, तो उसमें आप देखते हो कि होता तो वो इंग्लैंड में है, ब्रिटिशर्स ही उसके ऑर्गेनाइजर होते हैं, पर कोई भी इंग्लिश उसको जीतता है बहुत रेयर, बाहर के लोग ही जीतते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो जाए जहां पर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाते हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि यहां पर राइटर सीधा सा टारगेट ये कर रहे हैं कि वर्ल्ड के टॉप 10 बैंक्स में से 5 बैंक तो चाइना के हैं। तो वहां पे आप चाइना की बात कर रहे हो, चाइनीज बैंक्स की बात कर रहे हो, मतलब चाइना के ही एंटरप्रेन्योर्स वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरों को आप पार्टिसिपेट करवा रहे हो तो उनको ज्यादा पावर मत दो, इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं। डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं। यहां पर सीधा सा है, राइटर ये लाइन यहां पे बोल रहे हैं कि कोई भी मॉडल हो, चाहे ऑनरशिप को लेकर के हो चाहे गवर्नेंस में, तो उसमें कुछ बग्स भी होती हैं तो कुछ फीचर्स भी होते हैं, कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। तो उसके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए। बट पॉइंट जो यहाँ पे देना चाह रहे हैं राइटर वो ये है, ये आप लिख ही लो, बहुत अच्छी लाइन है, रामधारी सिंह दिनकर जी की लाइन है, क्षमा शोभती उस बहुजन को जिसके पास गरल हो। मतलब क्षमा देने का अधिकार उसी को है जिसके हाथ में ताकत हो। बेनेवलेंस ओनली बिफिट्स स्नेक्स दैट हैव वेनम। जिस सांप के पास में जहर है ना, वो ही किसी को माफ कर सकता है, बाकी जिसके पास में जहर नहीं है उसकी तो माफी की जरूरत भी किसको है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे बैंक्स हैं, उनको पावरफुल बनाने की जरूरत है। इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं, इंटरनेशनल बैंक्स को आप पार्टिसिपेट कराना चाह रहे हो, उनके बेसिस पे अगर आप अपनी ग्रोथ को रजिस्टर करना चाहो, वो चीज नहीं हो पाएगी। ये लाइन से ये चीज क्लियर हो रही है। फिर बात करते हैं कि जो रिकमेंडेशंस है ना, देखो ये पब्लिक कमेंट के लिए ओपन है, डिबेट के लिए ओपन है, और होना भी चाहिए, जिससे क्या है कि जो हमारा स्टेटस को है क्या वो सही है गलत है उस पर सवाल चेक कर लेंगे। टेक्नोक्रेसी के बेस्ड पे जो डिसीजन लिए जाते हैं, कैलकुलेशन, हाँ डेटा अवेलेबल है, कैलकुलेट किया, इंप्लीमेंट कर दिया, वो वाकई में सही है कि नहीं है, या फिर ह्यूमन बिहेवियर भी, पॉलिटिक्स जो है इंडिया की वो भी मैटर करती है कि नहीं, और जो एंटरप्रेन्योरशिप हमें यहाँ पर प्रमोट करनी है उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए। अब राइटर एक एक चीज को पिक करते हैं। देखो, पुअर प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, इसको अगर हमें खत्म करना है, या फिर एमएसएमईज में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको खत्म करना है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उन लोगों की जो प्रॉब्लम है, फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है, उनको अगर हमें खत्म करना है, तो हमें इंडियन बैंकिंग को रीबूट करने की जरूरत है। आज हमारे
क्रेडिट टू जीडीपी, मतलब जीडीपी के कंपैरिजन में देखा जाए उधार या फिर लोन का जो प्रोविजन है या फैसिलिटेट करना लोगों को पैसा देने की व्यवस्था को, तो वो देखोगे तो केवल 50% ही है हमारे। पिछले 10 सालों से ये स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रही है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में या चाइना में हमने देखा 175, 150, 114% तक वो क्रेडिट देते हैं। तो वो चीज़ जो है ना, वो हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आज शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स की संख्या देखो तो 1947 में जितने थे उससे कम है हमारे पास में। नेट इंटरेस्ट की अगर बात की जाए, इंटरेस्ट रेट जो हम पे करते हैं क्रेडिट पे, वो हमारे सबसे ज़्यादा है अगर थ्रू आउट वर्ल्ड देखो तो। ठीक है, ज़्यादातर मतलब 6% 7% इंटरेस्ट रेट अभी भी पे करनी पड़ती है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में 0%, 0.5%, 0.02% इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर उनको लोन अवेलेबल होता है। बैड लोन्स की बात करें, एनपीएस की, तो लगभग 10 लाख करोड़ का हो चुका है पिछले दशक से ये, और लगातार मेंटेन्ड है जब से 2008 के सब प्राइम क्राइसिस आए हैं। तो पिछले कुछ दशकों की बात करें तो एनबीएफसीज की प्रॉब्लम जो है वो पहले तो किसको टैकल करने के लिए हुआ करती थी? टू रिटेल टू फेल, जितना छोटे होंगे उतना कम फेल होंगे, या फिर मतलब छोटे छोटे बैंक्स को, छोटे छोटे जो एनबीएफसीज हैं वो कहीं ना कहीं कंसर्निंग हुआ करती थी। बट जब से आईएल एंड एफएस जैसी बड़ी बड़ी एनबीएफसीज कोलैप्स हो रही हैं, अब क्या हो गया? टू होलसेल टू फेल, जितना ज़्यादा होलसेल जितना बड़ी होगी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अब यहाँ पर रिवर्सल का काम करने लग गए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे यहाँ पर लगातार नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है वो घटते चले जा रहे हैं। आज अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें, जहाँ पे डिपॉजिट्स की बात करें या लोन्स की बात करें, तो कुछ एक बैंक्स या कुछ ही एक इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब पिछले पूरे एक दशक की बात करें तो लगभग 70% डिपॉजिट या 70% लोन जो अवेलेबल होता है पब्लिक को, वो पिछले 5 सालों में कुछ इंस्टीट्यूशंस ही प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े बैंक्स जो हम जानते हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, या फिर जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा, और ये जो इनका सारा कंसोलिडेशन हो रहा है बैंक्स का, वो सारा उसकी वजह से क्या हो गया? इंस्टीट्यूशन हमारे पास में बहुत कम पड़ गए हैं। ठीक है, आज किस वर्जन पे हम ध्यान दे रहे हैं? टू बिग टू फेल, और इससे हम कहाँ पहुंच रहे हैं? टू फ्यू टू फेल। मतलब पहले तो ये था कि बहुत बड़े हो, जितना बड़ा बैंक होगा उतना ही कम चांस होगा उसका फेल होने का। अब क्या हो गया? टू बिग करते करते क्या हो गए? सारे बैंकों को आपने एमलगमेशन कर दिया उनका, या फिर हम कह सकते हैं उनका कंसोलिडेशन कर दिया, तो अब बैंकों की संख्या कम हो गई, तो अब वो फेल होने का डर रहेगा। तो प्रॉब्लम क्या आ गई? हमारी करंट बैंकिंग प्रॉब्लम क्या है? वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स को करंटली अलाउ नहीं किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके। इंडिया की हम इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें, उसको हमें एक्सेलरेट करना है, या फिर चाइनीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हमें काउंटर करना है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ही वहाँ का मिलिटराइजेशन अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, और लद्दाख जैसी जगह पे या डोकलाम जैसी जगह पे वो लगातार अपने एग्रेशन को दिखाता रहता है। तो हमें करंट स्ट्रक्चर को, करंट मैनेजमेंट को, करंट ऑनरशिप को, करंट गवर्नेंस के प्रोसेस को, करंट रेगुलेशन के प्रोसेस को और सुपरविजन प्रोसेस को हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे वहाँ पर। पिछले दशकों की बात करें कुछ, तो हमारे यहाँ पर जो कॉग्निटिव एक्सपर्ट्स हैं, जो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, उन लोगों ने जो कुछ भी अपनी तरफ से कैलकुलेशन प्रोवाइड की है, उसकी तरफ से अगर देखें तो उन सारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन उन्होंने दिया, जो प्रीवियसली जो भी फेस की गई, उन सभी सॉल्यूशंस को कोविड-19 ने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है कि भाई सॉल्यूशन वो एग्जैक्टली काम नहीं करते हर एक सिचुएशन में। आज देखोगे तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये जो कैलकुलेशन है ना, जहाँ पे केवल टेक्नोलॉजी या साइंस के बेसिस पे कि हाँ डेटा आ गया, डेटा के हिसाब से हमने आइडिया लगाया और कैलकुलेट कर दिया भाई ये सॉल्यूशन हो सकता है इस बीमारी का या इस प्रॉब्लम का। आज देखो साइंस का अगर सेगमेंट उठाएं हम, तो साइंस किस चीज़ पे काम करती है भाई? पहले डिबेट कर लो, फिर कुछ वही बात, पहले थीसिस दी जाएगी, फिर एंटीथीसिस आएगी, फिर सिंथेसिस आएगी, और फिर उसका रीअसेसमेंट होगा, लाइक दैट। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, साइंस तो अपने हिसाब से अपने आइडियाज़ दे देती है, बट इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को अगर इस प्रोसेस के थ्रू लेकर के जाओगे तो वो सही तो साबित नहीं होगी, बाकी हाँ ये पक्का है कि उसको गलत साबित करने में ये प्रोसेस काम आ जाता है। पहली प्रॉब्लम।
जो सिस्टम या जो एक कहते हैं ना, हम टेक्नोलॉजी की टायरनी कह सकते हैं इसको, या साइंस की डोमिनेंस, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, नंबर 2। सेकंड क्या है, प्रिस्क्रिप्शन अगर कुछ भी लिखी जा रही है किसी भी बीमारी से संबंधित या कोई भी चीज से बचने के लिए, तो वो किस पे बेस्ड अब होगा, कि जो अवेलेबल डेटा है उस पे। तो भाई सिचुएशन जैसे बदलती है, रिलेशनशिप जैसे बदलती है, तो डेटा की रेलेवेंस भी वहां पर कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो हमें रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जिसको अभी करंट कैलकुलेशन से एक्सक्लूड करती है। और वही चीज अभी बैंकिंग सिस्टम में अगर अप्लाई करेंगे, तो आज के टाइम पे जो रिफॉर्म लिए गए हैं वो क्या आने वाले 25 साल तक टिकेंगे, उसके लिए सोचने की जरूरत है। तीसरा राइटर ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि साइंस जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम को तो देखो एड्रेस करने में बहुत सक्सेसफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिजिकल वर्ल्ड की बात करोगे ना, जहां पर ह्यूमन बिहेवियर की बात आ जाती है, वहां पर आपको एडेप्टेबिलिटी की बात भी करनी होती है, ह्यूमन वर्ल्ड को भी टैकल करने की बात होती है, वहां पर साइंस फेल होती हुई दिखाई देती है, एक्चुअल में अपनी चीज़ों को इंप्लीमेंट करने में सक्षम नहीं दिखाई देती है। अनफॉर्चुनेटली अगर टेक्नोक्रेसी की टायरनी देखें, जो एक कहते हैं ना कि अपने आप में बहुत सारी परेशानियों का कारण भी बनती है, वो ये कि जो साइंस है वो प्रेफर किसको करती है, जो डेमोक्रेसी की इम्पॉसिबिलिटीज है उनको एक्सक्लूड कर देती है एक तरीके से। जहां पे क्या कंसिडर होती है कि डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिक्स, भाई पॉलिटिक्स के बिना कुछ हो सकता है? साइंस ने तो कैलकुलेट कर ही दिया ना, आपकी जो कैलकुलेशन थी उसने तो बता ही दिया ना कि फार्म लॉज अमेंड करो, ये इस तरीके से हम बना सकते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स ने कैलकुलेट करना था कर दिया, बट पॉलिटिक्स आ गई ना, फार्मर्स उतरे हुए हैं, इस चीज़ को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, जबकि साइंस इस चीज़ को एक्सक्लूड करती है। साइंस मार्केट पे तो ध्यान देती है, पर बिजनेस को ध्यान में नहीं देती कि भाई क्या माहौल बना हुआ है अभी मार्केट का। बिजनेस का मतलब दो इंडिविजुअल्स के बीच में, मिनिमम दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्या सोच के आ रहे हैं। एक को ज़रूरत है गेहूं खरीदने की, वो मार्केट में गया, मार्केट में जैसे ही गया उसके पास में है 50 रुपए कि हाँ मैं गेहूं ले सकता हूं 2 किलो, पर उसको दो वहां पे बिजनेस मतलब दो गेहूं वाले मिल रहे हैं, पर एक से उसकी दुश्मनी है, हो गया ना बिहेवियरल इशू। तो वो क्यों जाएगा उस एक के पास में, दूसरे के पास जाएगा। वो चीजें एक्सक्लूड करती है साइंस। तो हमें यहाँ पर सोशल साइंस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस नहीं है, एक सोशल साइंस है। इसीलिए जो नोबेल लॉरेट है रिचर्ड फेनमैन, उन्होंने एक वाइजली बहुत सोच समझ के एक बात कही कि फिजिक्स है ना, वो वाकई में फेल हो जाती अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास में थोड़ी बहुत भी फीलिंग्स होती। बट इलेक्ट्रॉन्स के पास में फीलिंग्स, अभी तक की जो रिसर्च है उसके बेसिस पे तो ये पता पड़ता है कि हाँ उनकी फिक्स टेंडेंसी है, अपने हिसाब से काम करते हैं। बट उनका अगर बिहेवियर में थोड़ा बहुत भी ये आ गया ना कि हाँ उनकी खुद की भी फीलिंग्स हैं, तब फिजिक्स फेल हो जाएगी वहाँ पे। क्योंकि फिजिक्स से क्या करती है, साइंस हमेशा अज्यूम करती है, लेट्स अज्यूम लाइक दिस, ये वो अज्यूम किया फिर कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि अगर बिहेवियर को डाल दिया तो फिर बाद में साइंस तो फेल होती हुई दिखाई देती है। अब राइटर बोल रहे हैं जो रिकमेंडेशंस दी हैं ऐसी बात नहीं है सारी ही बेकार हैं, बहुत अच्छी भी हैं कि कॉन्स्पिरेसी को लेकर के कैसे टैकल किया जाए, कुछ भी फैटलिटीज़ अगर आती हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, किस तरीके से सुपरविजन करना चाहिए, उसको लेकर के जो रिकमेंडेशन दी है वो अच्छी है। कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, हिस्ट्री क्या रही हुई है किसी इंडिविजुअल की, वो कंसिडर करना जरूरी है, वो सारी चीज़ें ठीक है। बट रियल सेंस में अगर हमें हमारे बैंकिंग सिस्टम को प्रोमोट करना है, इंक्रीज करना है, क्योंकि 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, उसके बाद में हमारे यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है हमारे बैंकिंग सिस्टम को, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो देखो एनपीए तो है ही, दूसरा क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है वो अभी तक भी 50% पे फंसा पड़ा है, लोगों की कहाँ पहुँच गई 150-125% तक जा रही है। तो ज़रूरत क्या है, हमें चीज़ों को और ओपनली देखने की ज़रूरत है। हमें पता है कि चाहे कोई भी ऑनरशिप से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी मॉडल हो तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान होते हैं। तो हमें यहाँ पर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को भी यहाँ पर इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि जो परसेप्शन बनी हुई है ना मार्केट में उनके ट्रस्ट को लेकर के कि भाई नहीं, क्योंकि हो क्या रहा है कि अभी जो आप बात करें कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे टाटा हो गए या फिर अंबानीज हो गए, इनको बैंकिंग सिस्टम में उतरने से रोकने की वजह क्या बताई जा रही है कि 1950s के टाइम पे जब हमारे यहाँ पे बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, प्राइवेट बैंक्स बहुत खुले थे, तो उस टाइम पे जो ये हाउसेस थे ना, बिजनेस हाउसेस, उन्होंने ही उस पर पकड़ बना ली थी, मतलब खुद ही खुद को लोन दे रहे थे। कनेक्टेड लैंडिंग का जो बात की थी हमने प्रीवियसली आर्टिकल्स में कि खुद ही तो लोन देने वाले, खुद ही लोन लेने वाले, और खुद की सब्सिडरी बना लेते हैं और फिर उसको लोन दिला देते हैं और खुद फिर पैसा खर्च करते हैं, लोगों का पैसा आता था डिपॉजिट होकर के। तो उन चीज़ों को, उस परसेप्शन को हमें करेक्ट करने की
ज़रूरत है। आरबीआई के वर्किंग ग्रुप का जो पूरा वर्क मतलब आउटकम रहा, उन्होंने क्वेश्चन राइज किया नीरव मोदी, भूषण स्टील्स पे, इनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं उन पे। तो वो देखो, इसमें सीधी सी बात है, हमें कहीं ना कहीं आगे देखने की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कोट डाल रहे हैं, ये ज़्यादा बढ़िया है नीचे वाला, जुगलबंदी की बजाय नीचे वाला ये ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जाखी राखी भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिने तैसी। मतलब अ डिवोटी सीज गॉड इन द इमेज ही वांट्स टू सी। मतलब जिस तरीके से आप भगवान को देखना चाहते हो उस तरीके से दिखेगा। तो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से एंटरप्रेन्योर्स को देखना चाह रहे हो जो नई हमारे बैंकिंग सिस्टम में एंटर होना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा नजरिया चेंज करने की भी जरूरत है, आपको डिबेट करने की भी जरूरत है, डिस्कशंस भी हमारे यहाँ पर होने चाहिए। फिर राइटर बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो बैंकिंग सिस्टम है उसको ज़रूरत है कुछ लक की भी और कुछ स्किल्स की भी। देखो, स्किल के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन बैंक जैसे डीबीएस बैंक को हमने अलाउ किया लक्ष्मी विलास बैंक को ओवरटेक करने के लिए। फॉरेन पब्लिक इन्वेस्टर्स को हम यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं, जिससे हमारे पास में जो फॉरेन एक्सपीरियंसेस है वो हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक में पार्टिसिपेट करना चाहे या कहीं पर भी। या फिर आरबीआई को हम थोड़ा सा रिफॉर्म लाना चाहे, रिवैम्प करना चाहें, तो वो तो हो जाती है चलो स्किल के। अब बात आ जाती है लक की। तो यहाँ पर ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं रिचर्ड वाइजमैन, उन्होंने कहा कि लकी पीपल वो होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, जो नए एक्सपीरियंसेस गेन करते रहते हैं, जो नए लोगों से मिलते रहते हैं, जो नई प्लेसेस पे आते जाते रहते हैं, और जिनके चेहरे पे एक बार नहीं 2 बार स्माइल आती है जब किसी से आई कांटेक्ट हो जाता है। पॉइंट क्या रहा है भाई, करंट अफेयर से अपडेट रहो, जैसे कि आप लोग हो रहे हो, करंट अफेयर से अपडेट रहो। जितना करंट अफेयर से अपडेट रहोगे उतना ही आप लकी बनते चले जाओगे। क्यों? इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन आ गया और करंट अफेयर ओरिएंटेड आपने आंसर दे दिया, लक बन गया कि नहीं जी आपका? एग्जैक्टली हमें ओपन होना पड़ेगा। कहने का मतलब खुद के इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करो, स्किल लेकर के आओ, बाहर के जो एक्सपीरियंसेस है वो अडॉप्ट करो, और साथ में ओपन भी रहो, दूसरे लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दो। इससे क्या होगा, हमें दूसरे के अच्छे एक्सपीरियंसेस से लर्निंग होगी, और हमारे जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी आगे अपने हिसाब से पार्टिसिपेट करेंगे। हमें दूसरे कंट्रीज से, वही बात, दूसरे का हाथ जला तो क्यों जला, उससे हमने सीख लिया, अब हम हाथ नहीं जलवाएंगे, लाइक दैट। वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है। डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए, आंसर्स मिलने चाहिए। हो गया? इस तरीके से डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।